हेलो एवरीवन, आई एम नेहल फ्रॉम WS क्यूब टेक और आज के इस वीडियो में हम नेव बायस क्लासिफायर एल्गोरिदम के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में नेव बायस क्लासिफायर एल्गोरिदम क्या होता है। तो देखिए, जो आपका नेव बायस क्लासिफायर है ये आपका एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो कि सुपरवाइज लर्निंग के ऊपर बेस्ड है। और ये आपका जो एल्गोरिदम है ये आपका क्लासिफिकेशन की जो टाइप्स रहते हैं वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। और ये जो आपका जो नेव बायस क्लासिफायर एल्गोरिदम है ये एक प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफायर है जिसमें वो क्या होता है, जो प्रिडिक्शन वो जो करता है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी करता है। अब पहले यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो देखिए, हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। तो जैसे सपोज मैंने एक कॉइन को टॉस किया है, ठीक है। अब यहाँ अगर मैंने कॉइन को टॉस किया और मैं अगर चाहती हूँ कि मुझे टेल चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो देखिए, उसकी प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 50% होगी कि आधे % चांसेस होंगे कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा आपका। तो यहाँ पर आपका सैंपल स्पेस क्या होने वाला है, यहाँ पर आपका H और T आपका यहाँ पर होने वाला है। अब सपोज अगर मैंने दो कॉइन्स यहाँ पर साइमल्टेनियसली अगर मैंने टॉस किया तो अब यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखिए, उसके सैंपल स्पेस आप यहाँ पर देख रहे हैं, या तो हेड हेड हो सकता है या हेड टेल आ सकता है या टेल हेड आ सकता है या टेल टेल आ सकता है। मतलब यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, प्रोबेबिलिटी आपकी यहाँ पर 1/4 होने वाली है। उसके बाद में दूसरा हम एग्जांपल ले तो देखिए, सपोज मैंने अगर डाइस को अगर रोल किया है यहाँ पे और अगर मैं चाहती हूँ कि 6 जो डिजिट है वो आने की चांसेस कितनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होने वाली है, 1/6 होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जो आउट ऑफ टोटल पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी है, यहाँ पर या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो आप सैंपल स्पेस में देख रहे हो 1 से लेकर 6 तक यहाँ हो सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, 1/6 होगी। और सिमिलरली अगर मैं दो डाइस अगर एट अ सेम टाइम अगर रोल करूँ तो उसकी क्या होने वाला है, सैंपल स्पेस। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि उसकी ये सब पॉसिबिलिटीज यहाँ पर आने वाले हैं। तो ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी। तो आपका जो नेव बायस क्लासिफायर एल्गोरिदम होता है वो एक प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफायर होता है जिसके अंदर वो क्या करता है, जो प्रिडिक्शन करता है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट करता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि ये जो नाम है नेव बायस, इसका नाम इस तरीके से क्यों है, नेव बायस, इसका क्या मीनिंग होता है। तो देखिए, ये जो नेव बायस है ये दो वर्ड से मिलके आपका बना हुआ है। पहला है नेव्स और फिर है बायस। तो नेव्स क्या बोलता है, तो नेव्स बोलता है इट इज कॉल्ड नेव बिकॉज इट मेक्स द अजम्पशन दैट ऑल द एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब नेव वाइज क्या कर रहा है, जो भी एट्रीब्यूट्स है, जो भी फीचर्स आप जो कंसिडर कर रहे हो वो हर इसको इंडिपेंडेंटली वो कंसिडर करता है। अब इस लाइन को, इस स्टेटमेंट को हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि हम एक ना कोई फ्रूट को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो एक फ्रूट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके एट्रीब्यूट्स है, उसके फीचर्स क्या हो सकते हैं। जैसे उसका हम कलर ले सकते हैं, उसका शेप ले सकते हैं और उसका टेस्ट। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 3 हमने फीचर्स ले लिए, कलर, शेप और टेस्ट। अब मैं ये बोल रही हूँ कि जो कलर है उसका वो फ्रूट का ग्रीन है, उसका जो शेप है वो ओवल है और जो उसका टेस्ट है वो है स्वीट। अब ऐसे फ्रूट का नाम बताओ जो इन फीचर्स के ऊपर बेस्ड है। तो इसके ऊपर बेस्ड है आपका वाटरमेलन। तो आप देख रहे हो जो फ्रूट है जिसका जो फीचर है वो ग्रीन है, ओवल है, उसका टेस्ट स्वीट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वाटरमेलन। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ये जो फीचर्स है, यहाँ पर जो ये एट्रीब्यूट्स है, ये बेस एल्गोरिदम आपका नेव बायस एल्गोरिदम आपका क्या बोलता है कि मैं हर ये जो फीचर्स है इनको मैं इंडिपेंडेंटली कंसीडर करूंगा। भले इनमें डिपेंडेंसी होने दो, और इन फीचर्स को इंडिपेंडेंटली कंसीडर करने के बाद ही मैं उस फ्रूट की प्रोबेबिलिटी बताऊंगा कि वो फ्रूट कौन सा है। जैसे इस केस में हमारा वाटरमेलन हो गया। तो ये होता है नेव्स। अब आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हर फीचर आपका जो है वो इंडिपेंडेंटली नेव बायस कंसीडर करने वाला है। और जो सेकंड वर्ड है बेस, वो बेस इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये आपके कौन से प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड है, ये आपका बेस थ्योरम यूज करता है। और अभी हम जस्ट देखने वाले कि बेस थ्योरम क्या बोलता है। तो अब आपको ये इसका समझ में आ गया कि नेव बायस इसका नाम क्यों है, क्योंकि नेव्स मतलब क्या है कि वो हर फीचर को इंडिपेंडेंटली कंसिडर करेगा, और बेस इसलिए है क्योंकि वो बेस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। अब देखिए, बेस थ्योरम को समझने से पहले हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो हमें समझना पड़ेगा। और वो इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि जो आपका जो नेव बायस क्लासिफायर एल्गोरिदम है वो आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर वर्क करता है। ठीक है। तो अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो हम ये प्लेइंग कार्ड एग्जांपल से समझते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ। तो देखिए, आपके पास ना टोटल 52 कार्ड्स होते हैं और 52 कार्ड्स में आपके पास ना 4 सूट्स होते हैं। और ये सूट्स किसे बोलते हैं, जो मैंने आप फिगर में बताया है,
ये हर्ट्स होते हैं, क्लब्स होते हैं, डायमंड्स होते हैं और स्पेड्स होते हैं। ठीक है, ये 4 सूट्स होते हैं और ये हर सूट के अंदर आपके 13 कार्ड्स होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं आपके? एक होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैक, क्वीन और किंग। तो ये आपके यहाँ पर 13 कार्ड्स हर एक सूट में होता है। तो जैसे कि मैंने लिखा है ईच ऑफ द 13 कार्ड्स हैज ऑल दिस 4 सूट्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक आपको क्वेश्चन देती हूँ। अब क्वेश्चन ऐसा है कि इफ यू पिक अ कार्ड फ्रॉम द डेक, कैन यू गेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग गिवन द कार्ड इज अ स्पेड। मतलब ये बोल रही हो, क्या आप उसकी प्रोबेबिलिटी एक किंग की आप पता कर सकते हैं जबकि वो कार्ड जो है वो एज अ स्पेड है। मतलब मैंने यहाँ पर क्या किया, ये जो स्पेड मैंने जो लिखा है द कार्ड इज अ स्पेड, ये ऑलरेडी कंडीशन दे दी है। ठीक है, तो यहाँ आपका डोमिनेटर क्या होने वाला है? यहाँ आपका डोमिनेटर 13 होने वाला है और न कि 52, क्योंकि आपने कंडीशन ऑलरेडी यहाँ दे रखी है कि द कार्ड इज गिवन एज अ स्पेड ओवर हियर। उसके बाद में आपका किंग कितने होते हैं? तो किंग आपका 1 होता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/13 विच इज इक्वल टू द 0.076। तो ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल है। तो जब मैं आपको बोल रही हूँ तो ये देखिए, जो आप यहाँ पर ये जो P ऑफ A डैश B ये जो आप देख रहे हो, इसको आप प्रोनाउंस कैसे करते हो? इसको आप ऐसे रीड करते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन गिवन B। तो ये जो डैश आप देख रहे हो ये कंडीशन है आपकी। ठीक है, और जो कंडीशन के उस तरफ जो B लिखा है वो ऑलरेडी गिवन है, वो ऑलरेडी अकर्ड है यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग गिवन दैट द कार्ड इज ऑलरेडी अ स्पेड। ठीक है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो वही मैंने लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकरिंग गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 2 इवेंट्स है। तो कौन से इवेंट्स है? आपका किंग एक इवेंट है और स्पेड एक इवेंट है। और जो किंग है आपका वो ए है, जो स्पेड है वो बी है, और बी जो है स्पेड है, ये कंडीशन ऑलरेडी अकर्ड हो गई है, ये कंडीशन ऑलरेडी गिवन है। और आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग की फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब हम बात करते हैं कि बेस थ्योरम क्या बोलता है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला फ्रेंड्स कि जो बेस थ्योरम है वो आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है। और आपका बेस थ्योरम इस तरीके से जो आप यहाँ देख रहे हैं, इस तरीके से आपका है। तो इसको आप रीड कैसे करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू द रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ठीक है, और जैसे कि मैंने बोला ये ए और बी आपके इवेंट्स हैं। ठीक है, और ये जो डैश है ये आपका कंडीशन होता है, या आप इसको गिवन भी बोल सकते हैं कि ये जो आपका बी रहता है ये ऑलरेडी गिवन रहता है, या ऑलरेडी अकर्ड होता है, और आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करनी होती है। तो ये आपका बेस थ्योरम है। अब इस बेस थ्योरम में हम क्या करते हैं, जो अभी जो हमने प्लेइंग कार्ड्स का एग्जाम्पल लिया उसकी हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज हम यहाँ पर डालते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज है वो इस तरीके से है। ये तो आपका बेस थ्योरम हो गया। आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड विद रिस्पेक्ट टू द किंग आपकी क्या है? 1/4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग आपकी क्या है? 1/13 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड क्या है? 1/4 है। और मैंने ये वाला जो बेस थ्योरम है इसके अंदर जो इवेंट्स है वो मैंने रिप्लेस कर दिया हमारे एग्जांपल से, किंग और स्पेड। तो यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग हमें फाइंड आउट करनी है जबकि हमारी कंडीशन ऑफ स्पेड ऑलरेडी गिवन है या अकर्ड हो गई है, और इज इक्वल टू क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड गिवन किंग इनटू द रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द किंग एंड द स्पेड ओवर हियर। और ये अगर मैंने वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने के बाद में मुझे क्या प्रोबेबिलिटी मिल रही है? 0.076। तो ये जो आंसर है दैट इज 0.076, ये आपकी प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग अ किंग व्हेन द कार्ड इज अ स्पेड ओवर हियर। तो अब आपको ये बेस थ्योरम, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर वर्क करता है और हमने ये भी देख लिया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसे बोलते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो नेव बेस्ड जो एल्गोरिदम है ये आप का यूज कर सकते हो। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है आपका फेस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। तो आप ये जो नेव बायस क्लासिफायर है ये आप यूज कर सकते हो फेस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर के अंदर इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द फेस ऑफ अ पर्सन। तो यहाँ पर जो फीचर्स आप कंसिडर कर सकते हो वो आप कर सकते हो कि द लोकेशन ऑफ द आईज, फिर नोज, फिर माउथ, इस तरीके से। उसके बाद में जो सेकंड एग्जांपल है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो वेदर फोरकास्ट के अंदर। ठीक है, तो नेव बायस जो क्लासिफायर एल्गोरिदम है वो उसकी मदद से आप वेदर की फोरकास्टिंग के बारे में पता लगा सकते हो कि वेदर आपका क्लाउडी है
या विंडी होने वाला है या रेनी होने वाला है या हैवी स्नोफॉल होने वाला है। उसके बाद में जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है नेव बायस का, वो आप यूज़ कर सकते हो न्यूज़ कैटेगराइजेशन में। तो जैसे कि हमारा गूगल न्यूज़ है, तो वो आपका नेव बायस क्लासिफायर यूज़ करता है आपकी न्यूज़ को क्लासिफाई करने के लिए कि भाई वो न्यूज़ पॉलिटिकल है कि वर्ल्ड न्यूज़ है, इस तरीके से। उसके बाद में नेव बायस क्लासिफायर्स की मदद से आप अपने न्यूज़ आर्टिकल्स में भी आप क्लासिफाई कर सकते हो बेस्ड अपॉन कौन-कौन से फीचर्स, जैसे कौन जो न्यूज़ टेक्नोलॉजीज़ में आप डाल सकते हो, जो न्यूज़ पॉलिटिक्स है या स्पोर्ट्स है। तो इस तरीके से आप न्यूज़ कैटेगराइजेशन के अंदर आप नेव बायस क्लासिफायर एल्गोरिदम का यूज़ कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, हम अब इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो हम सीधा हमारे जुपिटर नोटबुक के ऊपर चलते हैं। तो हम यहाँ पर जुपिटर नोटबुक के ऊपर है और सबसे पहले हम क्या करेंगे, पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। तो हम करेंगे इंपोर्ट पांडास एस पीडी, ठीक है। और जो डेटा सेट हम यूज़ करने वाले हैं, तो मैं पहले डेटा सेट यहाँ लोड करती हूँ, उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ जो डेटा सेट मैं यूज़ करूँगी, तो मैं लिखूँगी pd.read.csv, मैं लिखूँगी pd.read.csv और उसके बाद में मुझे लोकेशन कॉपी करना पड़ेगा। तो मेरे डेस्कटॉप पे ये रखा है जिसका नाम है सोशल नेटवर्क एड्स। तो मैं इसके प्रॉपर्टीज़ में जाती हूँ और यहाँ से मैं इसका लोकेशन कॉपी कर लेती हूँ और सिंपली यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देती हूँ। और उसके बाद में मुझे इसका फाइल नेम भी मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया है और इसको लिख देती हूँ मैं डेटा सेट। और अब अगर मैं आपको मेरा डेटा सेट बताऊँ, तो देखिए ये इस तरीके का डेटा सेट है। तो ये डेटा सेट क्या है, ये एक सोशल नेटवर्क एड्स का एक CSV फाइल है यहाँ पे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जैसे आपका सोशल मीडिया जो रहता है, तो वहाँ पर जैसे कि ना लिंक्स आते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रिलेटेड कि हमारा ये प्रोडक्ट आप परचेस करिए या एडवर्टाइजमेंट होता है। तो यहाँ पर ये डेटा ये बोल रहा है कि जैसे पर्टिकुलर, जैसे आप यहाँ पर फीचर्स देख रहे हो कि यूज़र आईडी, जेंडर, एज, एस्टिमेटेड सैलरी। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो भी वो जो सोशल नेटवर्क जो साइट्स थी उसके ऊपर जो प्रोडक्ट्स के जो एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके कितने यूजर्स ने उनका प्रोडक्ट परचेस किया है और कितनों ने नहीं किया है, इस तरीके का ये डेटा सेट है। तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट वाला है, जैसे ये मेल है, इसकी 19 इयर्स इसकी एज है, इसकी एस्टिमेटेड सैलरी 19,000 है। तो इसने क्या किया, इसने परचेज नहीं किया, 0 स्टैंड्स फॉर कि परचेज नहीं किया है। जबकि आप यहाँ देख रहे हो तो यहाँ पर ये फीमेल है, इसकी एज 46 इयर्स है, इसकी सैलरी अराउंड अबाउट 41,000 है, क्योंकि ये एस्टिमेटेड सैलरी है। तो इसने परचेस किया है, 1 स्टैंड्स फॉर परचेस एंड 0 स्टैंड्स फॉर नॉट परचेस्ड। और यहाँ पर आप जो ये जो परचेस्ड आप देख रहे हो, तो यहाँ पर बेसिकली बस 2 ही क्लासेस है कि परचेस्ड या नॉट परचेस्ड। तो ये क्लियरली आपका क्लासिफिकेशन आपका प्रॉब्लम है। और जैसे कि मैंने आपको बोला, जो नेव बायस है आपका क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स के लिए आपका यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या करना है, ये तो हमारा डेटा सेट है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को हमें सेपरेट आउट करना है। तो देखिए यूजर आईडी की हमें कोई आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो अब यूजर आईडी तो हम नहीं लेने वाले हैं। तो बात करते हैं अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके कौन से हो जाएंगे, जेंडर, एज और एस्टिमेटेड सैलरी, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है जो हम कैप्स लॉक एक्स में डाल देंगे। और जो आपका जो टारगेट वेरिएबल है, जो परचेज है, यस या नो, ठीक है, 0 एंड 1, तो ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि डिपेंडेंट है इन फीचर्स के ऊपर, ठीक है। तो हम यहाँ लेते हैं x इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं डेटा सेट और आई लॉग, और उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से हम लिखते हैं ऑल द रोज, और इस तरीके से हम क्या लिखते हैं 1 2 3, मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। तो 1 2 3 इस तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं अगर आपको x बताऊँ, तो देखिए मेरा जेंडर, एज और एस्टिमेटेड सैलरी यहाँ पर आ गया है। बट मुझे क्या करना है ना, मुझे एरे बनाना है इसका, ठीक है। मुझे सिर्फ वैल्यूज चाहिए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, डॉट वैल्यूज, ठीक है। और अब मैं अगर आपको x बताऊँ, तो देखिए ये इस तरीके का मेरा एरे आ गया है, ठीक है। और सिमिलरली मैं अपना जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, वो भी मैं ऐसे कर देती हूँ। तो मैं लिखती हूँ डेटा सेट डॉट आई लॉग, और उसके बाद मैं यहाँ पर रेंज दे देती हूँ ऑल द रोज। और मैं अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करूँ, तो मैं अगर मुझे लास्ट वाला चाहिए, तो मैं सिर्फ -1 भी लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर -1 लिख दिया, और इसको भी मुझे एक एरे चाहिए, तो मैंने डॉट वैल्यूज लिख दिया। और अगर मैं आपको y बताऊँ, तो देखिए इस तरीके का मेरा ये जो कि परचेस्ड किया है या नहीं किया है, इस तरीके का मेरा ये एरे यहाँ पर आ गया है। अब जो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरा जो x वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पर ये जो है जो फर्स्ट कॉलम है, दैट इज योर 0 इंडेक्स। तो यहाँ पर आपका क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है, मेल और फीमेल।
मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको एनकोड करना है 0 एंड 1 के अंदर, और उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, लेबल एनकोडर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगी फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट एल कैपिटल लेबल एनकोडर। ठीक है, और लेबल एनकोडर इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने ले लिया LE। ठीक है, और उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या यूज करना है, फिट ट्रांसफॉर्म यूज करना है। तो LE डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, और किसको मुझे करना है, मुझे x, ये वाला जो है x के 0 इंडेक्स को करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, x ऑफ ऑल द रोज, और यहाँ पर लिखूंगी 0 इंडेक्स। और हमने गलती ये कर दी कि हमारा जो x है वो हमारा कैप्स लॉक है। ठीक है, फाइन। और इसको मैं बेसिकली क्या करती हूँ, इसको इस वेरिएबल में डाल देती हूँ। ठीक है, तो मैं कैप्स लॉक x लिखती हूँ। ठीक है, और अब मैं अगर आपको मेरा x बताऊं तो देखिए हमने सक्सेसफुली वो जो मेल और फीमेल जो स्ट्रिंग्स फॉर्मेट में था उसको हमने एनकोड कर दिया है 0 एंड 1 में। तो वो जो 1 है, 1 स्टैंड्स फॉर योर मेल एंड 0 स्टैंड्स फॉर योर फीमेल ओवर हियर। ठीक है, फाइन। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट आउट कर लिया है, अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारे डेटा सेट को स्प्लिट करना है। ठीक है, टेस्टिंग और ट्रेनिंग के अंदर। और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, ये वाला मेथड हम यूज करते हैं। तो मैं वही इंपोर्ट करने वाली हूँ फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। उसके बाद में ये ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट के अंदर मुझे मेरा इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल डालना है, और यहाँ पर मुझे अपना टेस्ट साइज डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 0.2, मतलब कि मैं क्या कर रही हूँ, 80-20 रेशो के अंदर मेरा डेटा सेट को मैं डिवाइड कर रही हूँ। तो 80% जो मेरा डेटा है वो मेरा यूज किया जाएगा मेरे मॉडल को ट्रेन करने के लिए, और जो रिमेनिंग 20% है वो यूज किया जाएगा मेरे मॉडल को टेस्ट करने के लिए। और सिंपली मुझे इस लाइन से मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट मुझे यहाँ से मिलने वाला है। तो मैं सिंपली यहाँ से जाके ये कॉपी पेस्ट करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ से ये कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर हमारा डबल इक्वल टू लग गया, फाइन। और अब मैं अगर आपको लेंथ बताऊँ मेरी एक्स ट्रेन की, और इसकी लेंथ बताऊँ एक्स टेस्ट की, तो देखिए 320। तो हम क्या करेंगे, 320 यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल हमारा कितना है, 400 हमारे रोज है यहाँ पर। तो उसमें से हमारा जो 320 है दैट इज योर 80%, वो हम ट्रेन करने के लिए यूज करेंगे हमारे मॉडल को, और जो हमारा जो रिमेनिंग जो 80% जो सैंपल्स है वो हम टेस्ट करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हमने सक्सेसफुली हमने हमारा डेटा भी हमने स्प्लिट कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद में मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर नेव बायस मॉडल को क्रिएट करना है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें नेव बायस मॉडल को क्रिएट करना है। तो देखिए नेव बायस के अंदर मल्टीपल क्लासेस है। तो जो क्लास हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं वो हम यूज करने वाले हैं गॉसियन क्लासिफायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ फ्रॉम sklearn डॉट नेव बायस इम्पोर्ट, और आपका यहाँ पर G कैपिटल होगा, दैट इज योर गॉसियन क्लासिफायर। ठीक है, अब ये गॉसियन क्लासिफायर का मैं ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ। तो ये हमारा मॉडल होने वाला है, तो मैं इसको मॉडल नाम दे देती हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मेरे मॉडल को ट्रेन करना है। तो मैं कैसे ट्रेन करती हूँ, फिट मेथड का यूज करके। तो मैं लिखूंगी मॉडल डॉट फिट, और मैं लिखूंगी एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। तो एक्स ट्रेन एंड योर वाई ट्रेन। ठीक है, तो अब मेरा जो मॉडल है वो ट्रेन हो चुका है। ठीक है, और ये पूरी तरीके से रेडी है प्रिडिक्शंस करने के लिए। और प्रिडिक्शंस करने के लिए मैं कौन सा मेथड यूज करूंगी, मैं यूज करूंगी प्रिडिक्ट, और यहाँ पर पास करूंगी मेरा एक्स टेस्ट। तो देखिए इसने इस तरीके से प्रिडिक्शंस कर दिया। अब मैं यहाँ पर अगर एक्स टेस्ट आपको बताऊं यहाँ पे, तो देखिए ये हमारा एक्स टेस्ट है। ठीक है, और मैंने जैसे कि आपको यहाँ बताया था कि आपका जो 1 स्टैंड्स फॉर मेल है और 0 आपका फीमेल के लिए यूज किया है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ आपका बताऊँ तो यहाँ पर ये परचेस्ड किया है या नहीं किया है। तो जैसे मैं अगर आपको यहाँ लिख दूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो यहाँ पर 1 स्टैंड्स फॉर मेल
0 स्टैंड्स फॉर फीमेल, और यहाँ पर आपका है अगर परचेस किया है तो 1 और नॉट परचेस्ड है तो 0 है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो जो फर्स्ट वाला रिकॉर्ड है हमारा, तो उसमें क्या है, आपका ये मेल है, इसकी एज 38 है, 51,000 इसकी एस्टिमेटेड सैलरी है, तो इसने परचेज नहीं किया है। फिर जो सेकंड है जो फीमेल है जो 58 ईयर्स की है, इसकी 1 लाख के अराउंड अबाउट सैलरी है, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने परचेस किया है। ठीक है, लाइकवाइज ये थर्ड वाला भी जो है, जो कि ये फीमेल है 47 ईयर्स की है, 1,13,000 इनकी एस्टिमेटेड सैलरी है, इन्होंने भी परचेस किया है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रेडिक्शंस आ गए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे मॉडल का हम स्कोर चेक कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे मॉडल डॉट स्कोर, और यहां पास करूंगी मैं एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट। तो देखिए हमारे मॉडल का क्या स्कोर आ रहा है, 87.5% आ रहा है। ठीक है, एक्यूरेसी हमारी आ रही है 87.5। ठीक है, तो सिमिलर मतलब आप ये आपको पता ही होगा, ये स्कोर आप कैसे ये जो भी स्कोर आता है इसको इंटू 100 करते हैं तब जाके हमारा वो स्कोर आता है। ठीक है, तो इट इज 87.5% एक्यूरेसी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने नेव बायस क्लासिफायर एल्गोरिदम हमने इम्प्लीमेंट करके देख लिया है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।